जो भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऑडिटिंग के लिए आपको अलग से एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला, जब भी अकाउंटिंग की बात होती है तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है क्या चीज़? तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही है किसी भी बिजनेस में, तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, ताकि जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है बिज़नेस के ओनर्स को, ठीक है, उस चीज़ को वो पता लगा सकें और बिज़नेस के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो उनके द्वारा लिए जा सकें। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है एक्टिविटीज़ की, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट्स में, या फिर उसको रिपोर्ट्स को उनको कम्युनिकेट करते हैं उसके रिजल्ट को, ताकि डिसीजन मेकर्स को हेल्प हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। ठीक जी, उसके बाद है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? बेसिकली बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, उसके लिए एक बुक लगानी पड़ती है, तो उसको कहा जाता है बुक कीपिंग, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें, और उसको मेजर करके रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में। ठीक जी, और उनको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उन ट्रांजैक्शन की? प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में। इसके लिए किसी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आम इंसान बुक कीपिंग का काम कर सकता है। इसमें सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या चीज़ है? तो अकाउंटेंसी है क्या है? ये एक स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है, जो कि रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड टेक्निक्स वगैरह को, जो भी अकाउंटिंग के लिए प्रोसेस के लिए जो भी टेक्निक्स, रूल, रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें ये बताती है कि मेनली आप सिंपली याद रखिए कि अकाउंटेंसी क्या है। ये एक गाइड है, किस तरह से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है, उस चीज़ को ये गाइड करती है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी में सारे रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशंस, आपकी टेक्निक्स, हर चीज़ जो है वो अकाउंटेंसी में दी गई होती है। तो ये बेसिकली एक गाइड है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद है रिलेशनशिप। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो देखिए, बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, इसमें जस्ट बुक कीपिंग आती है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? उनको एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है अकाउंटिंग में। जबकि अकाउंटेंसी में सारे रूल्स, रेगुलेशंस, सारे टेक्निक्स, किस तरह से अकाउंटिंग उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में या ट्रांजैक्शन को लिखना है, ये उस चीज़ को गाइड करती है हमारी अकाउंटेंसी। ठीक जी, अब है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अब कोई भी मतलब अकाउंटिंग साइकिल जो है वो चलता है हमारी ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो उसमें क्या ट्रांजैक्शन की जाती है, कोई भी लेन देन शुरू होता है, लेन देन से शुरू होकर ये ट्रांजैक्शन चली जाती है जर्नल में। अब जो रोज़ का लेन देन होगा उसे हम लिखते हैं जर्नल में, जिसे हिंदी में कहा जाता है रोजनामचा। ठीक है, तो जर्नल में हम लोग एंट्रीज करते हैं, जर्नल से उन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर से उनके बैलेंसेस को निकाल के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, दैन उसके बाद वही बात आ गई कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने लॉस में है। बैलेंस शीट किसी कंपनी के या किसी फर्म के, किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को शो करती है कि उस बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसकी जो बिज़नेस की एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या पोजीशन है उस फर्म की, उस कंपनी की, उस बिज़नेस की, ये शो होता है आपका बैलेंस शीट में। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके बिज़नेस की इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्नैपशॉट होता है। ठीक है, कि मतलब आपने एक सर्टेन पीरियड में, वो एक साल भी हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, हाफ ईयरली, ठीक है, वो 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आपने कितना खर्चा किया है या कितनी इनकम कमाई है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सॉरी। अब उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली इसमें 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ को लिया जाता है कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।
जो बेसिकली यही बताता है कि कितनी मनी आप लोगों ने स्पेंड की है, कितनी मनी आप लोगों ने रिसीव की। बेसिकली कैश फ्लो, कैश के फ्लो के बारे में ही बताता है कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ या कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, वो चीज़ आपको पता चलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है जी। उसके बाद आ गया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? कंपेयर योर कैश एक्सपेंडिचर विद योर ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आपकी जो कैश के एक्सपेंडिचर है उसको बैंक के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करता है और हेल्प करता है आपके बिजनेस के रिकॉर्ड को कंसिस्ट करने के लिए। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलिंग योर बुक बैलेंस टू योर बैंक बैलेंस ऑफ कैश। ठीक जी। उसके बाद है गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका एक रूल है कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन, अजम्पशन या प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इक्वली उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट नॉट ओनली रिमूव्स कन्फ्यूजन बट ऑल्सो प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसेस। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी भी लाते हैं हर चीज़ के लिए। एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हर कोई फॉलो करता है। ठीक है, अगर मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट है तो वो इंडिया में भी पैसा होगा, अमेरिका में भी पैसा होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वही रूल्स फॉलो किया जाएगा कि मनी मेजरमेंट के रूप में। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मनी के रूप में अगर उसको शो किया जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर हो रही है बात? यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड हैं, हर कोई उन्हें एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की कौन कौन से ब्रांचेस हैं? दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड। इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो कि हमारी कॉस्ट से डील करती है कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट बैठ रही है, उस चीज़ के बारे में जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे या उसका जो लेखा जोखा किया जाएगा उस चीज़ को कहा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कितना प्राइस है, कितना कंट्रोलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, इस चीज़ के बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मीन्स क्या है ये? द अकाउंटिंग सिस्टम विच सप्लाइज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है फॉर द रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन मे बी कंसर्न विद फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड सो। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में वो हो सकती है इन्फॉर्मेशन, आपकी फंड से रिलेटेड हो सकती है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकती है या प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम दैट डील्स विद द टैक्स रिटर्न एंड इट्स पेमेंट। जो अकाउंटिंग क्या है? आपके टैक्स रिटर्न और उसकी पेमेंट्स के साथ डील करता है, उसकी फाइनल अकाउंट्स की प्रिपेयर करता है, उसको कहा जाता है टैक्स अकाउंटिंग। उसके बाद है सोशल अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होता है कि इट एम्स एट अनवेलिंग द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यानी कि सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर रहा है? ठीक है, वो सोसाइटी के लिए मेडिकल टर्म्स में क्या हेल्प कर रहा है, वो हाउसिंग या एजुकेशन के रूप में जो भी हेल्प कर रहा है, उस चीज़ की अकाउंटिंग कहाँ पे की जाती है? सोशल अकाउंटिंग में। अब आपके अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम कैश के रूप में या मॉनेटरी मनी के रूप में हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी पर्सन की ईमानदारी को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें हम अगर हम कहेंगे कि हमने बिज़नेस को शुरू किया है 10 पंखे, 20 अलमारी, 10 टेबल कुर्सी, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कहा जाएगा कि 2 लाख से बिज़नेस शुरू किया है, दैट क्वाइट ईजी। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद है हिस्टोरिकल नेचर। अब मतलब इसमें क्या है कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं, दैट इज़ विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो पहले से ही हो चुके हैं। ठीक है, जो काम पहले से हो चुका है उसी को लिखेंगे, जो फ्यूचर में होगा उस चीज़ को तो नहीं लिख सकते हम लोग पहले से। ठीक है जी। उसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट। मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ फास्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट्स को इजीली देख सकते हैं, काफ़ी टाइम स्लाइड जो है वो रुकी रह रही है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट जल्दी जल्दी मैं आपको इजीली बता रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, कि ये बनाना ज़रूरी है, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि उनका ऑडिट किया जा सके और ये फ्यूचर में भी आपके एज अ
प्रूफ भी उसको कोर्ट में यूज़ किया जा सके। एक्सटर्नल यूज़, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी नहीं है जो कि डिसीजन मेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट ये बाहर के लोगों के लिए जो भी एक्सटर्नली उस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उनके एक्सटर्नल यूज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, अब ये किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज कर देते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है। इंटरिम रिपोर्ट्स, इंटरिम रिपोर्ट्स होती हैं जो कि 2 टेन्योर के बीच में प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर इंटरिम रिपोर्ट्स एंड कैन नॉट बी द फाइनल वन, ठीक है। ये फाइनल नहीं होती हैं जो कि साल के एंड में, बल्कि साल के बीच में ये प्रिपेयर की जाती हैं 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंटरिम रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, no different accounting policies followed by the accountants. These accounting policies are differently two areas, that is valuation of inventory and calculation of depreciation, ठीक है। एक प्रोसेस के थ्रू ही काम चलता है। उसके बाद हमारा कैश अकाउंटिंग सिस्टम एंड एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। कैश अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है कि जो भी कैश या तो हमने पे किया है या रिसीव किया है, उस चीज़ को हम लोगों ने इसमें रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ कॉल्ड कैश अकाउंटिंग सिस्टम। और जिस चीज़ को अभी हमने पे नहीं किया है, दैट इज़ अमाउंट इज़ ड्यू, जो अमाउंट अभी ड्यू है या तो ना हमने उसको पे किया है या ना ही उसे रिसीव किया है, तो दैट इज़ हमारा एक्रूअल बेसिस। इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू भी देख लेते हैं कि एक्रूअल में क्या होगा, रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज व्हेन अर्न, ठीक है। एक्रूअल बेसिस में जो हमारा रेवेन्यू है, जब उसको हमने अर्न कर लिया है उसको तभी उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और जब एक्सपेंसेस हैं जब वो हो जाते हैं, इनकर्ड हो जाते हैं, जब हमें पता है कि एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो वो तभी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इट इज़ एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस का मतलब है कि जब कैश को रिसीव किया है या कैश को एक्चुअली में पे किया है, तो उसे कहा जाएगा कैश या बेसिस, ठीक है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे आपको इसके डिफरेंस भी बताया कि कैश में क्या होता है, कि जैसे हमें सभी पता है कि in which the income and expenditure recognize only when there is actual inflow or outflow of cash। एक्चुअली में कैश या तो आता है या कैश जाता है, ठीक है, या तो वो रिसीव होगा या पे होगा, दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंटिंग। एक्रूअल में क्या होता है कि इनकम एक्सपेंसेस जो है वो मर्केंटाइल बेसिस पर ही उनको माना जाता है। उसका नेचर क्या है, कैश है तो सिंपल होगा, उसका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसका मेथड जो है वो नॉट रिकॉग्नाइज मेथड, ठीक है। कंपनी एक्ट में कोई रिकॉग्नाइज मेथड नहीं है, जबकि इसका एक्रूअल बेसिस का है, एक्रूअल अकाउंटिंग का, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट शोज लोअर इनकम। अब इनकम लोअर क्यों शो करेगी, क्योंकि जो कैश में रिसीव किए, तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिन्हें हम एक्चुअली में रिसीव नहीं कर पाते, बट वो हमारी इनकम होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इनकम है वो कम शो करेगा और वो हाई शो करेगा, क्योंकि जो हमने कमा भी ली है उसे भी हम एज ए इनकम वहाँ पे ले सकते हैं, तो इनकम ज़्यादा ही शो करेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे होती है। रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, जब कैश रिसीव होता है तभी हो जाती है, जब अर्न किया जाता है यहाँ पे तब हो जाती है, ठीक है। वैसे ही पेड एंड इनक्रू के लिए है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पे कैश में तो कम होती है, जबकि एक्रूअल में ज़्यादा होती है एक्यूरेसी। उसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है कि यानी कि ये पुराना मेथड है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का, जिसमें which an entry is made for every financial transaction. In this system, the corresponding opposite entry is not made because the transaction are recorded only once. तो इसमें दूसरी साइड की एंट्री नहीं की जाती है, यानी कि आपने सिर्फ अपनी साइड की एंट्री कर रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने जो सामान बेचा, जस्ट आप वही उसी चीज़ की एंट्री कर रहे हो। आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो एक खाता डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दोनों की तरफ उसका प्रभाव पड़ता है, बट सिंगल एंट्री में सिर्फ एक ही तरफ उसको बताया जाता है, एक ही खाते में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा आराम से। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअली इसे किसने डेवलप किया था, लुका पैसियोली, ठीक है। इसका पूरा नाम है फोरा लुका पैसियोली। 1494 में उन्होंने इसे बुक कीपिंग के इस मेथड को, डबल एंट्री सिस्टम को उन्होंने इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। तो उसमें क्या है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, दैट इज़ हर ट्रांजैक्शन का क्या है, डुअल एस्पेक्ट है, 2 अकाउंट पर इसका प्रभाव पड़ता है। जितने से एक खाता डेबिट होगा उतने से ही दूसरा खाता क्रेडिट होगा। इस डबल एंट्री सिस्टम आप आराम से देख लीजिएगा। इसके आपने डिफरेंस भी देख लेना है कि इसमें क्या है, एक साइडेड एंट्री की जाती है, यहाँ पर डबल साइडेड एंट्री की जाती है। इसमें इसका जो सिंपल नेचर है, जबकि डबल एंट्री का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रिकॉर्डिंग इसमें इनकम्प्लीट होती है क्योंकि दूसरी साइड नहीं ली जाती, जबकि डबल एंट्री में कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है। इसमें एरर क्या है कि
सिंगल एंट्री में तो आप एरर ढूंढ ही नहीं सकते, जबकि डबल एंट्री में उसको आसानी से आप पता लगा सकते हैं। अब इसमें लेजर अकाउंट क्या है, पर्सनल और कैश अकाउंट में बनता है, जबकि पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, किसमें, हमारे डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। हाँ जी, प्रेफरेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री भी चल जाएगा। ये बिग एंटरप्राइजेस के लिए ज़रूरी है। कि प्रिपरेशन फाइनेंशियल इसमें डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिंगल एंट्री यहाँ पे आसानी से बन सकता है। सूटेबल फॉर टैक्स पर्पस नहीं, टैक्स के लिए सूटेबल नहीं है, और ये आसानी से सूटेबल है। प्लस फाइनेंशियल पोजीशन, इट मीन्स क्या है, कैन नॉट बी असेंड ईजीली। फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती है जब एक साइड की एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम में आसानी से आप पता लगा सकते हैं। व्हाट इज़ जर्नल एंड लेजर। अब जर्नल क्या है, जर्नल हमारी प्राइमरी बुक है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मीन्स उसके टाइम के अकॉर्डिंग कब कब उसकी ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है, उसको। और जबकि लेजर क्या है, नोन एज प्रिंसिपल बुक इम्प्लाइज एज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। उसमें अकाउंट्स का सेट है या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को लेजर कहा जाता है, जिसमें कि अलग अलग हमारी आइटम्स के अलग अलग उसके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर में। अब आप इसमें डिफरेंस से किसी से आप समझ सकेंगे। देखिए क्या है, एक मिनट मैं आपको ब्रश कर लेते हैं। यस, तो मीनिंग है, तो द बुक इन विच द ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अराइज इज नोन जर्नल। सबसे पहले जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो जर्नल हो गया। उसके बाद जो जर्नल एंट्री से आप उसको पोस्ट करोगे तो उसको लेजर कहा जाएगा। बट इज़ इट, क्योंकि ये एक सब्सिडियरी बुक है और ये एक प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड सब सीक्वेंसली की जाती हैं, और इसमें अकाउंट वाइज। ठीक है, इसमें जिससे आपको पता है कि क्रमवार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती हैं जर्नल में, जबकि लेजर में अकाउंट वाइज होती है। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम होता है और इसमें साइड होती है। ठीक है, नरेशन लिखी जाती है जर्नल में, जबकि लेजर में ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखते हैं जर्नल में क्या है। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जबकि लेजर क्या है, सेकंड एंट्री। क्रोनोलॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग, और इसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। नीड नॉट टू बी बैलेंस, इसमें बैलेंस की जरूरत नहीं होती जर्नल में, जबकि लेजर में बैलेंस तो किया ही जाता है। अब ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ द रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस है ना, उसकी ये लिस्ट है, जो कि या तो कैपिटल नेचर के हो सकते हैं या रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, इट कंटेन्स 2 कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें डेबिट और क्रेडिट एज साइड होती हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली बाय गिविंग ड्यूअल एस्पेक्ट इफेक्ट एंड देन पोस्टल सिस्टमेटिकली, देन द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम वुड बी आइडेंटिकल। इसमें दोनों का टोटल किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट वी ऑल नो जो, ठीक है, कि क्या है, इसमें लाइबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है, और दोनों साइड बराबर होती हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर के बैलेंसेस की, ठीक है, लिस्ट है। देन बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, जो कि एसेट लाइबिलिटी और इस कंपनी के बारे में शो करती है। देन ट्रायल बैलेंस जो है हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है, जबकि ये क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को। इसमें क्या है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं, और इसमें एसेट और लाइबिलिटी हेड्स होते हैं, साइड होती हैं। ओपनिंग स्टॉक इज कंसिडर्ड, क्लोजिंग स्टॉक इज, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया जाता, इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि फाइनल जो बैलेंस शीट है वो तो है ही। ठीक है, बैलेंसेस इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट लिए जाते हैं, जबकि इसमें पर्सनल एंड रियल अकाउंट ही शो किए जाते हैं। प्रिपरेशन क्या है, एट द एंड में किया जाएगा, सॉरी, या फिर क्वार्टर या हाफ ईयर में भी किया जाएगा जो आपका ट्रायल बैलेंस है, जबकि जो आपका फाइनल अकाउंट है वो फाइनल ईयर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका यूज़ इंटरनली किया जाता है, इसका एक्सटर्नली भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्या शो करेगा, आपकी जो बिज़नेस की स्थिति है उसकी किस तरह से है। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एरर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।